साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी अड्डा पे। साथियों एनसीईआरटी सार संग्रह के सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आज हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह के एक अति महत्वपूर्ण खंड आधुनिक भारत के इतिहास भाग 1 को। दोस्तों इस पूरे खंड को 5 से 6 वीडियो के माध्यम से पूरा किया जाएगा। सबसे पहले इसमें हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था? यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था और वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आए थे। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत जमोरियन के द्वारा किया गया था, जो कि एक स्थानीय शासक था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? पुर्तगालियों के द्वारा भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कोचिन में स्थापित किया गया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? साथियों पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में फ्रांसिस्को द अल्मीडा को नियुक्त किया गया था। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। याद रखिएगा, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वह पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 ईस्वी में गोवा में किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में किया गया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? तो डचों के द्वारा भारत में मुख्यतः सूती वस्त्र का व्यापार किया जाता था। विभिन्न देशों की खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था, यानी भारत का जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया था, वहीं ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज तस्मान के द्वारा किया गया था। केप ऑफ गुड होप जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, केप ऑफ गुड होप को खोज डियाज के द्वारा किया गया था। और फिर से देख लीजिए, भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था, अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया था, ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किया गया था, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज तस्मान के द्वारा, केप ऑफ गुड होप की खोज पी डियाज के द्वारा किया गया था। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा लागू किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा लागू किया गया था। इस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था। गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय नीनो डी कुन्हा के द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा, गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय नीनो डी कुन्हा के द्वारा बनाया गया था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉटेज आर्मीडा काफिला पद्धति, जिसे बोलते हैं कॉटेज आर्मीडा कारवान सिस्टम, प्रारंभ किया था। पुर्तगालियों के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जिस पद्धति का आरंभ किया गया था उसे बोला जाता था कॉटेज आर्मीडा काफिला पद्धति। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहां के निवासी थे? तो पुर्तगाली के बाद जो भारत में व्यापार करने आए थे वो डच। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहां के निवासी थे? तो डच जो थे वह हॉलैंड के निवासी थे और हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड को कहा जाता है। भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन को अगर हम बात करें तो भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन का क्रम कुछ इस प्रकार रहा है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी
का जो संबंध था, ये कंपनी है, देश है, स्थापना और भारत में उनकी प्रथम फैक्ट्री को देखेंगे। कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पुर्तगाल से बिलोंग करता था और इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में कोचीन में किया गया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से बिलोंग करता था और इसकी स्थापना भारत में सूरत में 1600 ईस्वी में किया गया था। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स हॉलैंड से बिलोंग करता था और इसकी स्थापना भारत के मसूलीपट्टनम में 1602 में किया गया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में त्रावणकोर में किया गया था और इसका संबंध डेनमार्क से था। वहीं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में भारत के सूरत में किया गया था और इस कंपनी का संबंध फ्रांस से था। अगर इनके भारत में यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम को देखें, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है क्रम, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी और सबसे लास्ट में आए थे स्वीडिश। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी सबसे प्रथम यानी 1498 ईस्वी में प्रवेश किया था तथा भारत से सबसे अंत में भी यही कंपनी 1961 में गया था। याद कीजिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आया था और सबसे अंत में यही वो कंपनी थी जो गया था भारत से। इस यूरोपीय शक्ति के द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी। तो मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता जो है डचों के द्वारा दिया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ किया था? तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध काफी महत्वपूर्ण है। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो बेदरा का जो युद्ध था 1759 में डच एवं अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का जो सम्राट था वो थे अकबर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 ईस्वी में आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में वर्ष 1611 ईस्वी में स्थापित किया गया था तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर यानी जिस अंग्रेज गवर्नर जनरल को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था वे थे सर जॉन चाइल्ड। याद रखिएगा, सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। हैमिल्टन के द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था फरुख सियार के द्वारा। वर्ष 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है और इस अवसर पर पुर्तगालियों के द्वारा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई द्वीप प्रदान कर दिया जाता। वर्ष 1668 ईस्वी में यानी 7 साल बाद चार्ल्स द्वितीय 10 पाउंड की वार्षिक किराया लेकर यानी 10 पाउंड की वार्षिक रेंटल लेकर इस बंबई द्वीप को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। याद रखना है आपको कि जब चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे होता है? राजकुमारी जो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन थी उससे हो जाता है और उसके उपलक्ष्य में उनको दहेज के रूप में बंबई द्वीप दिया जाता है और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड की वार्षिक किराया लेकर इस बंबई द्वीप को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा काफी महत्वपूर्ण है। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? तो यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का प्रमुख क्षेत्र था बिहार। प्रमुख शहर और उसके संस्थापकों की अगर हम बात करें तो कलकत्ता शहर की स्थापना जो है जॉब चार्निक के द्वारा किया गया था। वहीं मद्रास शहर की स्थापना फ्रांसिस डे के द्वारा किया गया था।
नई दिल्ली की स्थापना एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था। बंबई की स्थापना गेराल्ड ओंगियार के द्वारा किया गया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। जॉब चारवाक ने कलकत्ता की स्थापना किया था, वहीं फ्रांसीसी डे ने मद्रास की स्थापना किया था। एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर के द्वारा नई दिल्ली की स्थापना किया गया था, वहीं बंबई की स्थापना गेराल्ड ओंगियार के द्वारा किया गया था। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कोलबर्ट के द्वारा किया गया था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में किया गया था। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में वर्ष 1668 में किया गया था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने के लिए नीति आरंभ किया था। याद रखिएगा, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति का आरंभ किया गया था। फ्रांसीसी द्वारा पोर्ट लुई नामक किला कहां बनवाया गया था? तो फ्रांसीसियों के द्वारा पोर्ट लुई नामक किला पौंडीचेरी में बनाया गया था। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे फ्रांको मार्टेल। पुर्तगालियों को सॉली यानी सॉले के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो पुर्तगालियों को सॉले के स्थान पर थॉमस बेस्ट के द्वारा पराजित किया गया था। थॉमस बेस्ट एक अंग्रेज अधिकारी थे। बॉडी वॉश के युद्ध काफी महत्वपूर्ण है। बॉडी वॉश का युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो बॉडी वॉश के युद्ध में, जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस को हराया गया था। अंग्रेजों के द्वारा फ्रांस को हराया गया था बॉडी वॉश के युद्ध, जो कि 1760 में हुआ था। कर्नाटक के युद्ध की अगर हम बात करें तो कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक के जो युद्ध था दो यूरोपीय के बीच में लड़ा गया था और दो यूरोपीय थे, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी। तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक के युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। प्रथम कर्नाटक का युद्ध एक्स लॉ सैपेल की संधि, जो कि 1748 ईस्वी में हुआ था, के माध्यम से समाप्त हुआ था। याद रखिएगा, एक्स लॉ सैपेल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है और इसी के माध्यम से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी वर्ष 1748 ईस्वी। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय था अल्बुकर्क। कर्नाटक के जो युद्ध हुए हैं तीनों की अगर हम बात करें तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 ईस्वी से शुरू होकर 1748 ईस्वी में खत्म होता है और इसका जो परिणाम था वह अनिर्णित था। और इस जो युद्ध था प्रथम कर्नाटक का युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर होता है। और एक संधि आप जानते हैं एक्स लॉ सैपेल की संधि, जो कि 1748 ईस्वी में हुआ था, का संबंध प्रथम कर्नाटक युद्ध। वहीं पौंडीचेरी की संधि 1755 ईस्वी में होता है और इसका संबंध कर्नाटक के द्वितीय युद्ध, जो कि 1749 से लेकर 1754 ईस्वी में। याद रखना है क्रम, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध जो है 1749 से 1754 ईस्वी तक चलता है और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर था। जहां पर कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए था, वहीं कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए कर्नाटक का द्वितीय युद्ध था। कर्नाटक के तृतीय युद्ध की अगर हम बात करें तो 1756 ईस्वी से लेकर के 1763 ईस्वी तक चलता है और सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण इसका प्रमुख कारण था। और कर्नाटक के तीसरे जो युद्ध था उसका जो खात्मा होता है वह पेरिस की संधि, जो कि 1763 ईस्वी में हुआ था, के माध्यम से होता है और इसमें फ्रांस की पराजय होती है। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से बनने वाले सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था?
तो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहां स्थानांतरित किया था? तो मुर्शीद कुली खां के द्वारा अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया गया था। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलवर्दी खां के द्वारा जो है यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया गया था। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुआ था? तो प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला के काल में हुआ था। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अली नगर की संधि किसके माध्यम से संपन्न हुआ? 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुआ था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। याद रखिएगा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। तो याद रखने वाली बात यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक आपसे पूछा जाएगा कि किसे माना जाता है भारत में, तो वो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया जाता है पहली बार, और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी जाती है। प्लासी का युद्ध महत्वपूर्ण है, 23 जून 1757। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति था मीर जाफर, और मीर जाफर के द्वारा ही प्लासी के युद्ध में विश्वासघात किया गया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह थे आलमगीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब बना मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की जो शुरुआत है प्लासी की युद्ध, जो कि 23 जून 1757 में हुआ था, से माना जाता है। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो वर्ष 1760 में अंग्रेजों के द्वारा मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियों की अगर हम बात करें तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को होता है। वहीं अलीनगर की संधि जो है 9 फरवरी 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी वह 12 अगस्त 1765 को हुआ। वहीं इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ था। बनारस की संधि वर्ष 1773 में हुआ था। एक बार फिर से देख लीजिए, ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को, बनारस की संधि वर्ष 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को पराजित किया था। याद रखिएगा, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना को अंग्रेजों के द्वारा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध पराजित किया। एक तो याद रखना, बक्सर का युद्ध 1764 जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति थे हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य हुआ था, तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुआ। याद रखिएगा, जब बक्सर का युद्ध 1764 में संपन्न होता है उसके बाद इलाहाबाद की जो प्रथम संधि 1765 ईस्वी में होता है
वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा लॉर्ड क्लाइव के मध्य संपन्न होता है। वहीं इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजा उदौला के मध्य संपन्न होता है। इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त होता है। तो इलाहाबाद की संधि के माध्यम से ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिलता है। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली थी? तो ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण गवर्नर ड्रेक के द्वारा लिया गया था। उत्तर मुगल कालीन राज्यों की अगर हम संस्थापक की बात करें, यानी लेटर जो मुगल पीरियड था उसके संस्थापकों में बंगाल में की अगर हम बात करें तो बंगाल में संस्थापक थे, बंगाल राज्य के संस्थापक थे मुर्शीद कुली खां। हैदराबाद के संस्थापक थे निजाम उल मुल्क। भरतपुर के संस्थापक थे चूड़ामन बदन सिंह। कर्नाटक के संस्थापक थे सआदत उल्ला खां। अवध के संस्थापक थे सआदत खां। जयपुर के संस्थापक थे सवाई राजा जयसिंह। रुहेल पठान के संस्थापक थे मोहम्मद खां बख्श और मैसूर के संस्थापक थे हैदर अली। याद रखिएगा, उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापकों में बंगाल मुर्शीद कुली खां, हैदराबाद निजाम उल मुल्क, भरतपुर चूड़ामन बदन सिंह, कर्नाटक सआदत उल्ला खां, अवध सआदत खां, जयपुर सवाई राजा जयसिंह, सुहेल पठान मोहम्मद खां बख्श, मैसूर हैदर अली। वर्ष 1842 से लेकर के 1844 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमण्यता की नीति का काल माना जाता है। याद रखिएगा, कुशल आक्रमण्यता की नीति का काल लॉर्ड एलनबरो के काल को, जो कि 1842 से 1844 तक था, माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। तो क्षेत्रीय राज और पंजाब एवं मैसूर से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख साम्राज्य का संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह जाता है। महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? महाराजा रंजीत सिंह का संबंध जो था वह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। महाराजा रंजीत सिंह जिस मिसल से संबंधित थे उसका नाम था सुकर चकिया। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो महाराजा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी लाहौर स्थित थी। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है शाह शुजा से प्राप्त किया गया था। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके माध्यम से संपन्न हुआ था? तो 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वर्ष 1845 में प्रारंभ हुए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक थे दिलीप सिंह। महत्वपूर्ण संधियों की अगर हम बात करें, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में हुआ था। वहीं सालवाई की संधि 1782 में, देवगांव की संधि 1803 में, तुर्जी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, पूना की संधि 1817 में, लाहौर की संधि 1846 में और अमृतसर की संधि 1809 में। और फिर से देख लीजिए, पुरंदर की संधि 1665, बड़गांव की संधि 1779, तलवाई की संधि 1782, देवगांव की संधि 1803, तुर्जी अर्जुन गांव की संधि 1803, पूना की संधि 1817, लाहौर की संधि 1846, अमृतसर की संधि 1800। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्य में हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था।
13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध, याद रखिएगा, ये चिलियावाला युद्ध जो है अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड गफ के द्वारा। वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य का जब विलय हो रहा था तो उसमें भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना हैदर अली के द्वारा किया गया था। रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किया था? तो रंजीत सिंह के द्वारा लाहौर और अमृतसर हंगी मिसल से प्राप्त किया गया था। आंग्ल मैसूर संघर्षों की अगर हम बात करें तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। उस चारों आंग्ल मैसूर को हम एक एक करके देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी तक चला और उस समय मैसूर का शासक थे हैदर अली। और इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो इसकी विशेषता ये थी कि हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 ईस्वी में चला, मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और बंगाल के गवर्नर उस समय कौन थे? तो लॉर्ड वेरेलिस्ट थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 1784 ईस्वी तक चलता है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त होता है। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, मंगलौर की संधि 1784 में होता है और इसी से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध शुरू हुआ था। फिर यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली जो है उनकी मृत्यु हो जाती है और उस युद्ध का नेतृत्व फिर किसके द्वारा शुरू होता है? टीपू सुल्तान के द्वारा। तो अब मंगलौर की संधि अगर आपसे पूछता है कि मंगलौर की संधि का संबंध किससे है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1742 1792 माफ कीजिएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो कालक्रम है वो 1790 से 1792 ईस्वी है और उस समय बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 1792 में होता है के माध्यम से समाप्त होता है। टीपू सुल्तान की स्थिति इसमें कमजोर हो जाती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है और उस समय मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। यानी तृतीय और चतुर्थ जो युद्ध होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें शासक मैसूर के थे वो टीपू सुल्तान थे और प्रथम और द्वितीय में शासक थे मैसूर के हैदर अली। तो हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी थे। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर थे लॉर्ड वेलेजी और संधि जो होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वो होता है मैसूर सहायक संधि। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना हो जाता है और वाडियार वंश की स्थापना जो है अंग्रेजों के माध्यम से होता है। सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। याद रखिएगा, सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री था विक्टर जाकमा, उसने नेपोलियन से किया था। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां और आज का यह हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। के बाद हम जो पूर्ण सेक्शन अभी आने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री में उसको हम अगले वीडियो में कवर करें। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वीडियो काफी लंबा ना हो और आपको सहूलियत मिले पढ़ने में। ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों से बनने वाले सारे प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 ईस्वी में हुआ था के माध्यम से होता है। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो बंगाल में द्वैध शासन जो है लॉर्ड क्लाइव के माध्यम से शुरू किया गया था। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त किया था? तो वर्ष 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त किया जाता है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग्स को ही माना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के समय ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वर्ष 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया था और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है।
याद रखिएगा, पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। वहीं न्यायिक सेवा का जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वर्ष 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? तो वर्ष 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का श्रेय जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर को है। ब्रिटिश भारत में लोक सेवकों संबंधी आयोग की अगर हम बात करें तो आयोग एंचिसन आयोग की अगर हम बात करें तो उस समय एंचिसन आयोग का गठन जो है 1886 में किया गया था और इसका संबंध किसे था? लोक सेवकों से था और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। इस्लिंगटन आयोग 1912 में और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय गवर्नर जनरल थे। ली आयोग का जो है गठन 1923 में, ली आयोग का गठन 1923 में किया गया था और उसमें गवर्नर थे लॉर्ड रीडिंग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान ली आयोग, ये जो लीग आयोग 1923 में आप देख रहे हैं जिसका गठन किया गया था, उसी के सुझाव पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद, जिसने 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था। व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, वो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। चतुराई पूर्णता निष्क्रियता यानी मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति किससे संबंधित है? तो चतुराई पूर्णता निष्क्रियता का जो संबंध है वह जॉन लॉरेंस से संबंधित। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। याद रखिएगा, जो राज्य हड़प नीति थी उसमें कहा गया था कि ऐसे राज्य जिसका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो ऑटरम एक रिपोर्ट था जिसके आधार पर डलहौजी के द्वारा अवध का अधिग्रहण किया गया था। व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्यों को हम बात करें तो सबसे पहले सतारा को अधिग्रहित किया गया था और सतारा को वर्ष 1848 में अधिग्रहित किया गया था। जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अंत में अवध को 1856 में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? तो आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड जो आज आप नाम सुनते हैं, उसके जो निर्माण जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। तो कैसर ए हिंद की उपाधि जो है महारानी विक्टोरिया को राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके दिया गया था। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था और यह भारत का प्रथम अकाल आयोग था जिसकी स्थापना 1880 में किया गया था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे जाता है? तो भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया जाता है। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार की अगर हम बात करें तो नेपाल पर अधिकार 1816 में किया गया था और उसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। सिंध पर जो है अधिकार 1843 में, भूटान पर अधिकार 1865 में और बर्मा पर अधिकार 1885 में किया गया था। वर्ष 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ और उसमें लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था।
तो ये था आज का हमारा अति महत्वपूर्ण प्रश्न का सेशन मॉडर्न हिस्ट्री से। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका जो भाग 2 है समय पर मिल सके। धन्यवाद।